नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इजराइल का जो ऑपरेशन है गजा के अंदर, अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि ये ऑपरेशन पूरा हो गया है और आने वाले समय में जितना हिस्सा उसको कब्जाना था, ये असेसमेंट है कि जितना हिस्सा कब्जाना था नेतन्याहू को, उतना हिस्सा वो कब्जा चुके हैं और जिस तरह से जितना कत्लेआम जो कुछ मचाना था उन्होंने मचा लिया। अब हम समझेंगे कि आने वाले समय में नेतन्याहू क्या करना चाह रहे हैं, अमेरिका का इरादा क्या है और पूरे का पूरा गणित विषाद इस बीच में क्या हो सकती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो अगर आप 7 अक्टूबर के घटना पे जाएं तो उस दिन ये असेसमेंट था और ये माना जा रहा था कि भाई अगर इतने सारे हॉस्टेजेस होंगे हमास के पास में तो इजराइल वहां घुसेगा कैसे। उसको ये भी तो चिंता होगी कि उसके लोग मार दिए जाएंगे, लेकिन इजराइल बेखौफ घुसा और उसने जो चाहा किया। उसने बीमारों को मारा, उसने बच्चों को मारा, उसने महिलाओं को मारा, उसने मीडिया के लोगों को मारा, पत्रकारों पे गोलियां चलाई और तो और उसने संयुक्त राष्ट्र के लोगों को भी मारा। और विश्व के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र के किसी ऑपरेशन में इतने लोग नहीं मारे गए हैं जितना नेतन्याहू की फौज ने गजा में मार दिए। ये सब करने के बाद, अपनी सारी नफरतें निकालने के बाद में अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि नेतन्याहू अपना कारोबार वहां से समेटने जा रहे हैं। संकेत कैसे मिल रहे हैं इसको अगर आप समझें तो अमेरिका, जो उनका लेफ्टिनेंट है, मैं तो कहूंगा कि नेतन्याहू लीड कर रहे थे, अमेरिका पिछलग्गू बना हुआ था, उनकी तरफ से ड्रोन उड़ रहे हैं, सारा काम ऐसे कर रहा था जैसे कि वो बी टीम है नेतन्याहू की। और उस अमेरिका ने जिस तरह से पूरे चीजों को अंजाम दिया, उसके बाद में अचानक अमेरिका के ऊपर कुछ प्रेशर दिखाई देने लगा है। खुद अमेरिका के अपने डिप्लोमेट्स ने अपनी सरकार की नीतियों से असहमति जताते हुए चिट्ठी लिखी है और उसमें लिखा है कि भैया हम कैसे मुंह दिखाएंगे, खासतौर पे जो मिडिल और लोअर कैटेगरी के कर्मचारी होते हैं, उन्होंने इस बात पे बहुत नाराजगी जाहिर की है। हायर कैटेगरी वाले जो होते हैं, जो उनके एम्बेसडर होते हैं, उनके लिए तो मुश्किल है विरोध करना, कल हटा दिए जाएंगे। और नेतन्याहू ने भूमिका बनानी शुरू कर दी है आधे गजा पर कब्जे की, यानी जो ऊपर का उत्तरी गजा पट्टी है उस पर इजराइल के कब्जे की। उन्होंने कल बयान दिया कि गजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें अभी कुछ समय तक और लेनी पड़ेगी। वो कुछ समय कितना होगा इसका जवाब है अनिश्चित, इंडेफिनिट, अनंत काल तक, जब तक वो चाहेंगे तब तक गजा पर कब्जा रखेंगे। बाकायदा लोगों को चेतावनियां देकर, बम गिराकर, मिसाइल गिराकर गजा से भागने को मजबूर किया गया, ऊपरे वाले हिस्से से, उत्तरी गजा से, और सबको दक्षिणी गजा में ठूस दिया गया, यानी फिलिस्तीनियों भागो यहां से, अब इस जगह पर हमारा कब्जा है। और वर्चुअल कब्जा उनका उस जगह पर हो चुका है, फौजें घुस चुकी हैं, खौफ पैदा किया जा चुका है और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। 70% आबादी गजा की बेघर हो गई है, दरबदर हो गई है और इस पूरे आक्रमण के कारण उसके अपने घर छूट गए हैं। तो क्या किया है, आधा गजा पे कब्जा करने के बाद में अब नेतन्याहू ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भैया यहां से हम वापस नहीं जाएंगे, यानी हम यहीं रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक हमारा मन है। तो लोगों ने कहा भैया क्यों रहना चाहते हो? तो बोले सुरक्षा का मामला है ना, हमको सुरक्षा करनी पड़ेगी, अब तो हमारे ऊपर ये हो जाएगा, हमारे ऊपर वो हो जाएगा, फलाडिम का। और ये इस तरह के एक्सक्यूजेस नेतन्याहू ने लेने शुरू कर दिए हैं। एक तो चीज ये है, दूसरी चीज और भी है, और वो ये है कि ये साफ हो गया कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम वहां से हटेंगे नहीं, और अमेरिका ने अब एक तरह का दिखावा करना शुरू कर दिया है कि नहीं, हम नहीं चाहते और ये ठीक नहीं है, नेतन्याहू को गजा को छोड़ देना चाहिए। गजा को पहले भी ये कब्जा कर चुका है इजराइल,
बाद में इसने एक समझौते के तहत उसे मुक्त किया था और अब दोबारा से वहां पर घुस गया है। तो मैंने आपको जो शुरू में कहा था, जब पहला वीडियो जिस वक्त यह हमला हुआ था, कि इस हमले के बाद में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। और जो इतिहास है फिलिस्तीन का वो यही है कि कुछ हमले होते हैं इजरायलियों के ऊपर, फिर इजरायली लोग रिटेलिएट करते हैं और उसके बाद में बहुत सारी जमीन फिलिस्तीन की कब्जा लेते हैं। अब हालत यह है कि फिलिस्तीन का जो नेतृत्व है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, तथाकथित राष्ट्रपति, क्योंकि पावर तो उनके पास कुछ है नहीं, फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति है महमूद अब्बास, इन चीजों ये सब जोड़ रही हैं एक दूसरे, देखते जाइएगा। उन पर उनका ये काफिला, उस पर जानलेवा हमला हो जाता है और उनके लिए जो गुस्सा है लोगों का वो इस बात को लेकर है कि इतने के बावजूद इजराइल के खिलाफ आपने हमला क्यों नहीं किया, गजा आपके देश का हिस्सा है, आपके नागरिकों पे बम गिराए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। उनके काफिलों को घेर कर गोलियां चलाई जाती हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास लगातार कहते रहते हैं कि हमास जो है वो इजराइल का क्रिएशन है और हमास आतंकवादी संगठन है, हमास इजरायलियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये महमूद अब्बास कहते रहते हैं। यानी हमास से वो दूरी बनाए हुए हैं, इसके बावजूद उनके लोग मर रहे हैं हमास से बदला लेने के नाम पर। अब आप अगर उस थ्योरी पे जाएं जिसकी बात हो रही थी कि ये पहले ट्रिगर करते हैं, कल पहले एक बार अलग सा मस्जिद में घुस गए थे जूते वूते पहन के वहां पे, उसके बाद में गोलियां चला दी थी, फिर पत्थर वत्थर फेंके थे, उसके बाद में फिर कुछ हिस्सा कब्जा लिया था। ये ऐसे ही करते रहते हैं। तो क्या इस बार जो हमास का हमला हुआ है, ये एक सवाल मन में आना स्वाभाविक है, वो ऑर्केस्ट्रेटेड था? वो इसलिए था कि गाजा का एक हिस्सा और कब्जाया जा सके? मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं हमास को लेकर। बहुत सारे लोग कहते हैं आप आतंकवादी संगठन क्यों करें। बहुत सबकी अपनी समझ हो सकती है और सबकी एक जानकारी भी हो सकती है और सबके अपनी भावनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर हमास फिलिस्तीन के साथ मिला हुआ नहीं है तो इतने बड़े हमले के बाद भी उसके रिटेलिएशन की खबरें क्यों नहीं आ रही हैं? पहली चीज, भाई हमास की तरफ से कोई 200-400 मिसाइलें छोड़ी जाती, कुछ लोग मारे जाते, कुछ तो पता चलता। उस पहले दिन के हमले के बाद कुछ नहीं हुआ। और हमास के लीडर जो पूरे फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ने की बात करते हैं, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, हर 10 मिनट में एक बच्चा कत्ल हो रहा है, अस्पतालों पे मिसाइल गिराई जा रही हैं, बेकसूरों को मारा जा रहा है, और तब भी आप रिटेलिएट नहीं कर रहे हो। गुफा में घुसे हुए हो, सुरंग में यहां से वहां जा रहे हो। अब पता नहीं सुरंग में आप हो भी कि नहीं हो, कोई नहीं जानता। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सब के बावजूद देखिए इतने निर्दोषों को मारा जा रहा है। तो आप हमास को तो सब लोग कहते हैं ये आतंकवादी संगठन है, तो आतंकवादी संगठन से इतनी तो अपेक्षा की जा सकती थी कि जो हॉस्टेजेस रखे हुए हैं एक एक करके उनको मारना शुरू कर देता। खबरदार मेरे नजदीक आए तो लीजिए एक लाश भेज रहा हूं आपको। हमास ने 4 रिहा तो किए। हॉस्टेज का एक प्रेशर क्या होता है, भाई मैंने किसी को बंधक बना के रखा हुआ है, अब अगर कोई मुझ पे मेरी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो भैया इसकी जान बचाना चाहते हो तो दूर रहो। लेकिन यहां हमास बंधकों का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, उसने छोड़ के रखा हुआ है। हमास जब इजराइल हमले कर रहा है तो उसका भी जवाब नहीं दे रहा है। तो क्या हमास का काम सिर्फ इतना था कि इजराइल को फिलिस्तीन पर हमला करने का बहाना दे देता? क्या हमास की भूमिका सिर्फ इतनी थी? और अगर इतनी नहीं थी तो हमास कहां है, उसके हथियार कहां हैं, उसकी सारी चीजें कहां हैं, उसके बंकर के अंदर से कहीं से कुछ निकल क्यों नहीं रहा है, कहीं गोले क्यों नहीं बरसाए जा रहे हैं? अब तो एक और सस्पेंस खड़ा हो गया हॉस्टेजेस को लेकर। भैया हॉस्टेजेस अगर इतने सारे हैं, माना कि उनकी पहचान भी है, उनके नाम फोटो वगैरह भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये संदेह मन में आता है कि भैया अगर हैं तो कहां है? क्योंकि इतने दिनों से जो इजराइल ये दावा करता है कि चौथी एम्बुलेंस जा रही थी उसके अंदर हमास के लोग थे, हमने इसलिए मार दिया। तो भैया इतनी जासूसी के बावजूद आप पता क्यों नहीं लग पा रहे हो? और अब तो हमास के नेताओं ने भी कह दिया कि हमको नहीं पता हॉस्टेजेस कहां भैया, हमें खुद नहीं पता कहां है, कौन उठा के ले गया, उसने कहां रखा हुआ है। और डील में छोड़ भी देते हो आप, अभी बीच में छोड़ भी दिए थे 2। तो अगर आप छोड़ सकते हो तो बगैर जानकारी के लिए कैसे छोड़ सकते हो? तो ये सब चीजें ना बहुत सारे तरह तरह के दिमाग में ख्यालात आते हैं। माफ कीजिएगा मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमास सचमुच शामिल है,
मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं शामिल है, लेकिन ये काम महमूद अब्बास बोल रहे हैं ना फिलिस्तीन वाले कि हमास और इजराइल मिले हुए हैं, वो तो लगातार बोल रहे हैं। तो क्या ये गाजा की आधी जमीन कब्जा कराने का एक हिस्सा था? और इस बीच में अमेरिका ने अपना काम कर लिया। देखिए, अमेरिका जो जितनी सारी अभी श्रद्धा भक्ति सेवा की बात कर रहा था, उसने एक झटके में 320 मिलियन के गाइडेड मिसाइल सिस्टम इजराइल को बेच दिए हैं। बेच क्या दिया, मतलब ओके कर दिया है उसको बेचने का। तो माल जाना है, पेमेंट आनी है। 320 मिलियन कितना होता है? 320 मिलियन डॉलर, यानी 3 करोड़ 20 लाख डॉलर। 3 करोड़ 20 लाख डॉलर कितना होता है भारतीय मुद्रा में? तो 26,645 करोड़ रुपए। 26,000 करोड़ रुपए के हथियार अमेरिका ने बेच दिए। भारत में 100 करोड़ रुपए एक ट्रक में आते हैं, 1,000 करोड़ रुपए 10 ट्रक में आते हैं, 26,000 करोड़ रुपए 260 ट्रक में आएंगे। 260 ट्रक भर के अगर आप रुपए भेजो, इतने पैसे के हथियार अमेरिका ने इस बीच में प्यार ही प्यार में बेच लिए हैं, डील कर लिए। उसका अपना फायदा हो गया है। तो ये पूरा जो गणित दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दूसरा उधर से हिजबुल्लाह जो है वो कह रहा है कि हम मुकाबला करेंगे, वो मिसाइल भी चला रहा है, लड़ भी रहा है, लेकिन हमास की तरफ से कोई गतिविधि दिखाई नहीं दे रही। या तो सब कुछ सेंसर हो जा रहा है भाई, या तो हो सकता है कि बीच में खबर आई थी कि कुछ टैंक छोड़ के लौटना पड़ा था इजरायलियों को कि हमास वाले भी मार रहे हों, लेकिन वो कहीं तो खबर आएगी, अल जजीरा कहीं से तो कुछ पता चलेगा। तो ये पूरा जो है गणित इतना साफ दिखाई दे रहा है कि जो मकसद हमेशा इजराइल का रहता है इस बार भी है। इस बार नेतन्याहू को जमीन पर कब्जा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं, और वो जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ इतना बड़ा शॉक ट्रीटमेंट देना चाहते थे अपने इजराइल के लोगों को। ऐसा माना जा सकता है कि वो नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि नेतन्याहू अब देश के लिए लड़ रहे हैं। घनघोर दक्षिणपंथी और राष्ट्रवाद दक्षिणपंथी राजनीति का एक सबसे बड़ा फायदे का सौदा है। तो नेतन्याहू ये रायता फैलाकर अपनी जिंदगी में खुशहाली तो लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर सिर्फ विश्लेषण से और तर्कों से ही आ सकते हैं। तो नेतन्याहू को लगा होगा कि भैया ऐसा करते हैं, जमीन कब्जा लेते हैं, और उसके लिए जरूरी है इजराइल पे हमला हो, और हमला अगर तगड़ा होगा तो इजरायली ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं मेरे खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, चुप हो जाएंगे, मेरे करप्शन की बात बंद हो जाएगी, मैं जो उटपटंग कानून ला रहा हूं, संविधान की तैसी कर रहा हूं, वो उसमें भी टेंशन फ्री हो जाऊंगा। और वो करीब करीब हो गए। अब देखिए, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू को जाना चाहिए, उनके विपक्षी कह रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री वहां के कह रहे हैं। लेकिन जो भी होगा नेतन्याहू का जाने से पहले कम से कम इतिहास में नाम लिखा जाएंगे, आधा गाजा कब्जा करके गए नेतन्याहू। लेकिन सारी बातें जाकर एक जगह टिकती हैं कि गजा की आधी जमीन कब्जा करने में नेतन्याहू कामयाब रहे, और इसमें सबसे ज्यादा मदद उनको अगर मिली तो हमास के 7 अक्टूबर के हमले से मिली। क्या हमास अपने पिछले रिकॉर्ड के आधार पर नहीं जानता था कि जब भी इजराइल के साथ में कोई टकराट होती है तो वो फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेता है? उसके पास प्लान बी क्या था? हम लोग मान के चल रहे थे कि ठीक है, उसकी तैयारी होगी, जैसे ही बॉर्डर के अंदर गजा के घुसेंगे तो लड़ाई होगी। नहीं हुई, तो खुला मैदान छोड़ दिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। और तब जबकि अपने बच्चे मर रहे हैं, आपकी महिलाएं मर रही हैं, आपके अपने लोग मर रहे हैं, तो ये कुछ सवाल हैं जो दिमाग में हमेशा खटकते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।